जैसे ये डायमंड मैंने पहना हुआ है, ये नेचुरल डायमंड है, अगर ये बहुत फोर्स से किसी चीज के साथ टकराएगा गलत एंगल पे, ये भी ब्रेक हो सकता है। शाइन जो है वो डायमंड्स की वो हमेशा वैसी ही रहती है, सेम, की वजह से इसकी शाइन कम हो जाती है। लैब ग्रोन डायमंड जो है ना वो डुप्लीकेट। देखो, लैब ग्रोन डायमंड बनाने की दो प्रोसेस है, वन इज टर्म्ड एज HPHT एंड अदर इज CBD। डायमंड का क्या है ना, ऑलरेडी इंडिया जो है कटिंग एंड पॉलिशिंग का हब बना है। ये जो कार्बन एमिशन वाली जो चीज आ जाती है ना बीच में कि कार्बन एमिट कम कर रहे हैं, अर्थ सफर कर रही है बहुत ज्यादा, Yes. और माइनिंग में बहुत ज्यादा सफरिंग होती भी है, एंड हाँ. जो माइनिंग कर रहे हैं उन लोग के लिए भी प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम टर्म्स की बात कर रहे हैं तो एक टेक्निकल टर्म और समझते हैं। तो कट सबसे पहले मैं प्रेफरेंस में देती हूँ। कट का मतलब होता है डायमंड का कैसा कट है जब उसमें लाइट एंटर करेगी। तो डायमंड का कितना भी कलर अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, वो चमकेगा नहीं तो आपको डायमंड में मजा ही नहीं आएगा। स्लाइट इंक्लूजन्स वाले में भी अगर आपको विजिबल ही नहीं है, हाँ. तो वाई पे फॉर VS जो कि ज्यादा महंगा है। तो मतलब एक लेमैन भी जज कर सकता है उस चीज हाँ, को। हाँ. एक जैसे हम gemologist- लोग देखते हैं इंक्लूजन्स के स्पॉट्स कहाँ पे हैं। कलर आगे आपका हमारा स्टार्ट होता है D से, अल्फाबेटिकली चलते हैं हम लोग, D, E, F, G, H and so on till Z. Like D is very expensive. कैरेट हमेशा हर कोई सोच रहा है कि ये साइज ऑफ द डायमंड होता है, कि अच्छा बोलते हैं 1 कैरेट का डायमंड दे दो, 1.5 का दे दो, 2 का दे दो, बट वो नंबर है एक एग्जैक्ट की इतने शेप्स आते हैं डायमंड्स के। हमारे पास हेक्सागन भी है which is a modified diamond। तो कहने का मतलब है बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे इश्यूज हैं, स्कैम्स हैं, हाँ. जो मैं चाहती हूँ कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए, एंड फिर वो ज्वेलरी परचेज करें। देखो, अगर आपके पॉडकास्ट की व्यूअर्स की बात कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली लैब ग्रोन में तो आपको एक ऑफर दे पाऊंगी, बट दैट्स ओनली फॉर योर व्यूअर्स। अगर आप लैब ग्रोन डायमंड्स या नेचुरल डायमंड्स के बीच कंफ्यूज्ड हो, या फिर ये समझना चाहते हो कि डायमंड्स स्मार्ट बाइंग कैसे की जाती है, तो ये एपिसोड आपके बहुत काम आने वाला है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस आकांक्षा मुरारका, द फेस बिहाइंड डायमंड लीफ। इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं डायमंड ज्वेलरी के बारे में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना पहला डायमंड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। विमेंस डे स्पेशल के इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया लैब ग्रोन डायमंड्स का असली सच, डायमंड्स खरीदते वक्त होने वाली कॉमन मिस्टेक्स, और कैसे आप डायमंड ज्वेलरी को चूज करें जो कि सिर्फ शाइनी नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी हो। तो अपना नेक्स्ट डायमंड परचेज करने से पहले मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड, क्योंकि हो सकता है कि इस एपिसोड में आपको डायमंड लीफ की तरफ से एक एक्साइटिंग ऑफर भी मिल जाए। हाय आकांक्षा। हाय आयुषी। वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशी। Oh, sorry, Ashi. Right. Hi, Ashi. नहीं, that's okay. You can call me Arushi, Ashi, whatever. So, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आके? बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। It's time to challenge myself. मेरे को ऐसे बात करने में, वैसे कैजुअली बहुत बात करती हूँ, बट सामने जब कैमरा होता है बहुत नर्वस होती हूँ। तभी तो तो आज कैमरा अपने देखना आप नहीं को, है। हाँ, तभी मैं चैलेंज कर रही हूँ अपने आप को, आज करके दिखाना ही है। डर के आगे जीता है। I'm sure you're going to do it amazing. थैंक यू। Let's try. Okay. जब हम ये पॉडकास्ट एंड कर रहे होंगे ना, तो मुझे पक्का पता है कि उसके बाद आप बोलोगे आपको मजा आया। मैं दोबारा आऊंगी। I'll come back again soon. चल, so सबसे पहले ना कुछ क्यूरियोसिटीज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे मन में कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये सॉल्व होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो दिमाग में रह जाएंगी। USA में ना लैब ग्रोन डायमंड्स का बहुत ट्रेंड है। बन तो इंडिया में रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वहां चल रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया में भी इसके टॉप पे आने का चांस है कोई? USA में क्या है ना कि प्रैक्टिकल बहुत है वहाँ के जनरेशन। अब इंडिया में भी यूथ आ रही है जो कि प्रैक्टिकल सोचती है, अपने मनी को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहती है। तो जैसे जैसे लैब ग्रोन आता जा रहा है, एक अफोर्डेबिलिटी रेंज में आया, सस्टेनेबिलिटी आया, जिससे इको फ्रेंडली फैक्टर आ गया, हाँ. तो उससे यूथ बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रही है। एंड आप देखोगे ओवर द इयर्स धीरे धीरे ना जो कंजम्पशन है लैब ग्रोन की इंडिया में वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ रही है, एंड परसेंटेज जो है वो फास्टर है देन USA। वहां पे ऑलरेडी एक्सेप्टेंस है, लोग ले रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत जल्दी बढ़ रही है वो। एंड डायमंड का क्या है ना, ऑलरेडी इंडिया जो है कटिंग एंड पॉलिशिंग का हब बना हुआ है, यहीं पे होती है सब चीजें, तो बहुत ईज ऑफ एक्सेस है, तो अफोर्डेबिलिटी और ज्यादा है। तो ये एक फैक्टर है जिससे कि इंडिया डेफिनेटली मतलब इसमें टॉप में आ सकता है।
ग्रेट ग्रेट, मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब जल्दी आए, क्योंकि मुझे तो लैब ग्रोन डायमंड्स पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कितना डायमंड्स आर फॉरएवर, डायमंड्स आर फॉरएवर फ्रेंड। एब्सोल्युटली। लेकिन इसके साथ साथ ना एक फैक्टर और भी है कि ये जो कार्बन एमिशन वाली जो चीज आ जाती है ना बीच में कि कार्बन एमिट कम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ सफर कर रही है बहुत ज्यादा, और माइनिंग में बहुत ज्यादा सफरिंग होती भी है, एंड जो माइनिंग कर रहे हैं उन लोग के लिए भी प्रॉब्लम्स है। ट्रू। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा, जिसने भी मेंशन किया ना बहुत अच्छा किया है लैब ग्रोन डायमंड्स का। ट्रू। ओके, अभी तक मुझे जितने भी लोग मिलते हैं उसमें मैक्सिमम लोगों की परसेंटेज ऐसी है जो लोग सोचते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड्स जो है ना वो डुप्लीकेट है। ये माइंडसेट क्यों चल रहा है लोगों का? एक्चुअली जैसे ही हम डायमंड के आगे लैब ग्रोन लगा रहे हैं, लैब में बन रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है आर्टिफिशियल चीज बनाई जा रही है। हमेशा डायमंड को बोला नेचुरल डायमंड, अब बोलना ज्यादा बोलने लग गए, पहले सिर्फ डायमंड बोलते थे, अब कैटेगराइजली हम बोल रहे हैं नेचुरल, लैब ग्रोन, ऐसे डिस्टिंग्विश करा। क्योंकि पहले डायमंड का मतलब नेचुरल डायमंड बाय डिफॉल्ट होता था। अब लैब में जब बनते हैं तो उनको लगता है कि मतलब ये आर्टिफिशियल चीज होगी, मोजोनाइट या जर्कन से कंपेयर करने लग जाते हैं। बट जबकि सेम प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल, सेम सब कुछ सेम चीज है, कार्बन ही है। नेचुरल डायमंड भी कार्बन है एंड लैब ग्रोन डायमंड भी कार्बन है। और जो इनफैक्ट जो सीड है, अर्थ के अंदर जो सीड होता है जिससे डायमंड बनता है नेचुरल डायमंड, वही सीड निकाल के लैब में रखा जाता है जिससे हमारा लैब ग्रोन डायमंड बनता है। बस प्रोसेस हमने लैब में कर दिया, जो अर्थ में मिलियंस ऑफ इयर्स में हो रहा है, क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, क्या क्या उनकी कंडीशंस है, वो हम लैब में दे रहे हैं। वही काम 25 डेज 30 डेज में हो रहा है अब, जो इयर्स में हो रहा था। तो बस यही डिफरेंस है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए हम है ना। हमारा मेरा खुद का एक्चुअली पर्सनल मोटिव ये है कि कोई भी अगर डायमंड लेने जा रहा है, उसका जो भी बजट है, उससे पहले वो ये समझे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका बजट उसको क्या अलाउ करता है, एंड क्यों नेचुरल लेना चाहिए और क्यों लैब ग्रोन लेना चाहिए, फिर आपका डिसीजन है। राइट। और ना मैंने एक चीज देखी है, आप हमेशा ना जब भी कोई प्रोडक्ट लेने आता है तो आप बहुत फोकस करते हो उस चीज के बारे में पूरा बताने के लिए, ताकि उनके साथ किसी तरीके का कोई स्कैम ना हो। ठीक है, जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत कम ज्वेलर्स ऐसा करते हैं। और स्पेशली जब डायमंड्स की बात आती है तो, क्योंकि डायमंड्स नॉर्मल एक लेमैन को कभी समझ में नहीं आते हैं। आप मुझे कोई भी चमकती हुई चीज दिखाओगे तो लगा हीरा है, मैं नहीं समझ सकती कि वो नेचुरल है, लैब ग्रोन है, या वो असली भी है या नहीं है। आई विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। एक ही आपने मतलब मैंने एक टर्म सुनी थी, HPHT, CVD, ये क्या है एग्जैक्टली डायमंड्स में? सी देखो, लैब ग्रोन डायमंड बनाने की दो प्रोसेस है, वन इज टर्म्ड एज HPHT एंड अदर इज CVD। तो HPHT इज आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। उससे भी आपका सीड से आपका डायमंड बन जाएगा। एंड CVD जो आपका केमिकल वेपर डिपोजिशन है, तो इससे भी आपका डायमंड ही बनता है। सर डिफरेंट प्रोसेस है इसमें। मैं अगर आप लेमैन को बताना चाहूंगी तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, एट द एंड आपको सेम डायमंड ही मिल रहा है। तो प्रोसेस में जाने का इतना कोई फायदा नहीं है। ओके। और बाकी अगर आपको डिस्टिंग्विश करना होता है, जो हम लोग IGI सर्टिफाइड डायमंड्स देते हैं हमेशा लैब ग्रोन में भी, तो उसमें मेंशन होता है कि क्या ये HPHT है, मतलब कौन से एनवायरनमेंट में किस प्रोसेस से बना है, वो मेंशन रहता है। So these are two different processes. Yes. और इसका डायमंड की क्वालिटी पे भी कोई फर्क पड़ता है? नहीं, डायमंड की क्वालिटी हमारे कंट्रोल में। जब हम लैब में बना रहे हैं, कौन सी शेप बननी है, कौन सा कलर बनना है, कौन सी क्लैरिटी बननी है, काफी हद तक वो हमारे हाथ में ही होता है। तो इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डायमंड बनाया जाता है, तभी इसकी कॉस्ट बहुत कम है। ओके। प्रोडक्शन ज्यादा है, कॉस्ट कम है। और नेचुरल डायमंड की क्या होती है, प्रोडक्शन ऐसे नहीं है, नेचर में कम है, इसीलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा है। इसलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसके इतने रिसोर्सेज लगते हैं, इसलिए वो इतना महंगा है। और लैब में सस्ता क्यों मिल रहा है? ऐसा नहीं है सस्ती चीज है, चीप है तो डायमंड नहीं है या अच्छी चीज नहीं है, उसको उससे एसोसिएट ही नहीं करना। जब लैब में बन रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही इतनी नहीं है, इतनी जल्दी बन जाता है, इसलिए वो सस्ता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, तो अगर हम टर्म्स की बात कर रहे हैं तो एक टेक्निकल टर्म और समझते हैं, 4 C's ऑफ डायमंड्स। ये क्या है? एक डायमंड को बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये कैसा डायमंड है, 4 C's यूज करे जाते हैं। कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट। तो कट सबसे पहले मैं प्रेफरेंस में देती हूँ। कट का मतलब होता है डायमंड का कैसा कट है, जब उसमें लाइट एंटर करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके कैसे बाहर निकलेगी। डायमंड क्यों चमकता है?
वो लाइट रिफ्लेक्ट लाइट करता है। इफेक्ट तो जब डायमंड एंटर करी हमारी लाइट तो वो अंदर जाएगा और पास ऑन हो जाएगा बाहर, तो चमकेगा। राइट बट अगर कट अच्छा नहीं होगा डायमंड का तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी नहीं ढंग से, तो इसलिए वो चमकेगा कम। तो डायमंड का कितना भी कलर अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, वो चमकेगा नहीं तो आपको डायमंड में मजा ही नहीं आएगा। फिर आता है आपका उसके अंदर क्लैरिटी। तो क्लैरिटी होता है आपका उसमें कितने जैसे स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट, एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूंगी तो ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो ब्लैक स्पॉट्स कितने ज्यादा हैं उसके हिसाब से उसकी क्लैरिटी होती है। अगर बहुत कम है तो वेरी वेरी स्लाइटली ऐसे बोलते हैं हम लोग। अच्छा। और इंक्लूजन्स, वेरी वेरी स्लाइट इंक्लूजन्स है, ऐसे कर करके आपके आते सारे। बट मैं अगर रेकमेंड करूंगी किसी को भी, अगर आपको कैसी क्लैरिटी का लेना चाहिए डायमंड जो नेकेड आई से विजिबल ना, क्यों आपको एक्स्ट्रा पे करना है वीवीएस क्लैरिटी के लिए, नेचुरल डायमंड की बात कर रही हूँ, वीएस क्लैरिटी के लिए। अगर एसआई क्लैरिटी जो कि हो गया स्लाइटली इंक्लूजन्स, ओके, ठीक है, स्लाइट इंक्लूजन्स वाले में भी अगर आपको विजिबल ही नहीं है हाँ, तो वाई पे फॉर वीएस जो कि ज्यादा महंगा है। तो नेकेड आई को अगर आई क्लीन पीस, हम लोग ज्वेलर्स बोलते हैं आई क्लीन, मतलब आई से जब हम देखते हैं तो उसमें नहीं दिख रहा, तो वो अच्छा कलर है, अच्छा क्लैरिटी है उसकी। अच्छा, तो मतलब एक लेमैन भी जज कर सकता है उस चीज हाँ, को। हाँ। एक जैसे हम लोग देखते हैं इंक्लूजन्स के स्पॉट्स कहाँ पे हैं, क्या टेबल पे है, मतलब डायमंड के सरफेस पे ऊपर ऊपर दिख रहा है या अंदर डीप में है जो कि विजिबल नहीं है। तो काफी चीजें होती हैं, खाली ये नहीं सर्टिफिकेट पे लिखा है कि वीवीएस है या जीएच है, क्या क्या पैरामीटर्स है, खाली देख के नहीं, बहुत सारी चीजें और भी होती है जो हम नेचुरल डायमंड्स में ना जज करते हैं कि क्या ये अच्छा पीस है या नहीं। लाइक जीएच कलर का वीएस क्लैरिटी का अगर डायमंड है और सेम ही कलर क्लैरिटी का एक और डायमंड है, दोनों में फर्क हो सकता है बेटर में, कौन सा बेटर है कि इंक्लूजन्स कहाँ पे हैं, क्या टॉप पे हैं या अंदर है। तो बहुत चीजें मैटर करती है नेचुरल डायमंड्स में। ओके, इसके बाद आता है आपका कलर। इट्स नॉट ओवर येट। हाँ, कलर आगे आपका हमारा स्टार्ट होता है डी से, अल्फाबेटिकली चलते हैं हम लोग, डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन टिल जी। तो डी होता है D to Z। यस, कितना उस वाइट है। अच्छा, मतलब इतने वर्जन्स हैं डायमंड्स में। ओके, तो हम उसको भी डिवाइड कर देते हैं, हम बोलते हैं डी ई एफ एक कैटेगरी में आ जाते हैं, जी एच आई नीचे आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। लाइक डी इज वेरी एक्सपेंसिव और नॉट, मतलब नेक्स्ट टू अनअवेलेबिलिटी होती है उसकी शाइनी वन है। हाँ, और आपको नेचुरल फील नहीं देगा, बिकॉज हम नेचुरल डायमंड यूजुअली लेते हैं जीएचआई में, जिसमें हल्का सा टिंज होता है येलोनेस का, एकदम शाइनी व्हाइट नहीं होता और हल्का सा उसके अंदर होता है येलोनेस बस। ठीक है, तो जीएचआई मोस्टली यूज होता है नेचुरल डायमंड्स में। ओके, तो इनके क्या प्राइस में भी फिर डिफरेंस आता है? जैसे जैसे आपका कलर चेंज होता जाएगा प्राइस चेंज हो जाएगा, ऐसे होता है। एंड देन द फोर्थ सी इज आपका कैरेट। कैरेट हमेशा हर कोई सोच रहा है कि ये साइज ऑफ द डायमंड होता है, कि अच्छा बोलते हैं 1 कैरेट का डायमंड दे दो, 1.5 का दे दो, 2 का दे दो, बट वो एक्चुअली डायमंड का वेट होता है। एक आइडिया लग जाता है कि हाँ 1 कैरेट का इतना होगा तो 2 कैरेट का इतना है, थोड़ा सा साइज का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, बट स्टिल कैरेट इज नॉट एग्जैक्टली द साइज ऑफ द डायमंड, इट इज वेट ऑफ द डायमंड। तो 1 कैरेट का अगर मैं 2 डायमंड रखूंगी तो हो सकता है एक आपको छोटा लगे, एक आपको बड़ा लगे। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द पैरामीटर्स, टेबल का साइज है, गर्डल क्या है, पेविलियन क्या है, बहुत सारी चीजें मतलब उसकी मैटर कर जाती है। बट आई ऑलवेज थॉट कि 1 कैरेट के सारे डायमंड्स एक जैसे दिखते हैं। हाँ, 19-20 का फर्क तो होता है। मैंने ना आपकी एक वीडियो में देखा था कि ऑलवेज प्रेफर द कट ऑफ द डायमंड ओवर द साइज ऑफ द डायमंड। यस यस यस। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि क्या है ये। हाँ, ये मैंने एक्चुअली अभी आपको समझा ही दिया 4 C's के अंदर ही, बट मैं दोबारा बता देती हूँ। कट क्या है, हमारी जो डायमंड के अंदर लाइट एंटर करती है, राइट, वो कैसे रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल रही है। जितना बेटर कट उतना बेटर उसकी रिफ्लेक्शन आएगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर साइज बड़ा होगा तो भी रिफ्लेक्शन बेटर होगी। नहीं, अगर साइज बड़ा भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो कट होते हैं वो ही डिफाइन करता है। मतलब ये जब आप मैंने बताया कि डायमंड की पॉलिशिंग, कटिंग वगैरह सब चीजें होती है इंडिया में, तो डायमंड जब रॉ आता है हमारे पास तो हम उसको क्या बेस्ट शेप दे सकते हैं वो भी डिसाइड करते हैं जो कटिंग करते हैं, कि क्या ये डायमंड हार्ट बन सकता है, क्या ये राउंड बन सकता है, क्या ये एमरल्ड बन सकता है, तो वो सारी चीजें वो डिसाइड करते हैं।
एंड अच्छा। जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है, लाइक हर शेप के अंदर कट की जो होती है ना, जैसे एमरल्ड का बताती हूँ, एमरल्ड बहुत ऊपर से अगर आप टेबल देखोगे उसकी बहुत क्लीन है ना, पूरा अंदर तक दिखता है आपको, तो उसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कट और उसके इंक्लूजन्स का, बस वो बहुत जल्दी दिखते हैं। ओके। हाँ, तो डायमंड्स को हर एक शेप को समझना, सारे पैरामीटर्स समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक कस्टमर के लिए एक डायमंड जूलर पे पहले तो ट्रस्ट कि आपको क्या वो समझा पा रहे सारी डिटेल्स, बिकॉज कई बार जूलर्स क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि ये हमारा GH कलर है, ये VS का है, 1 कैरेट का पीस है, IJ सर्टिफाइड है, इट्स डन। सिर्फ ये नहीं है, और भी पैरामीटर्स होते हैं जो एक बेटर डायमंड डिसाइड करता है कौन सा बेटर है। बट जब हम एक कॉमन मैन की बात करते हैं तो क्या वो पैरामीटर्स उन्हें समझ में आते हैं? नहीं, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी हर एक लेमैन को समझ आएगा। जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप ट्रस्ट करोगे, तो पहले तो जूलर पर ट्रस्ट चाहिए कि आप 2 जूलर्स को कंपेयर भी करो। मैं ये मना नहीं कर रही कि आप एक से समझो और उसी से ले लो, दूसरे पे जाके आप क्रॉस चेक भी करो, तीसरे पे जाके और एक बार अपने आप को सेटिस्फाई करो, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो सिर्फ अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आपका एक भला चाहता है कि आप सही चीज ले लो। पैसे तो तीनों ही लेंगे आपसे, ठीक है, बट ये हो सकता है अगर मैं आपको 50,000 की कोई चीज दे रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी चीज दे दूँ, वही चीज सेम जैसे आपको बताया ना, छोटे छोटे पैरामीटर्स आपको नहीं जूलर बताएगा, वही जो मेन पैरामीटर्स है वो अगर जूलर दूसरा को 48 में दे दे, 45 में दे दे, आपको लगेगा यार उसने तो मुझे महंगा दिया था। हाँ, क्यों महंगा दिया था? क्योंकि उसमें कुछ और पैरामीटर्स हैं जो डिफाइन कर दे कौन सा बेटर डायमंड है। बट ये चीज कई बार होता है ना कि अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो जूलर को, तो आप उससे क्रॉस चेक भी करोगे कि भाई ऐसा क्यों है, right. तो आपको ट्रस्ट बढ़ेगा। तो हमेशा क्वेश्चन जरूर करो, समझो चीज को, फिर आप पे करो। एंड उसी के लिए डायमंड लीफ है, मुरारका सॉलिटेयर्स है हमारी फर्म, कि हम पहले समझाना चाहते हैं फिर बेचना चाहते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम डायमंड परचेज कर रहा है, ठीक है, तो उसको कौन से शेप एंड कलर को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? मैं अगर आपको शेप वाइज बताऊं तो राउंड इज लाइक फॉरएवर। वो आप कभी भी पहनो, कोई भी एज ग्रुप का पहनेगा, वो हमेशा अच्छा लगता है, रिगार्डलेस ऑफ इवन द फेस, कि आपका फेस का कट कैसा है, आपका ईयरलोब का साइज कैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राउंड हमेशा अच्छा लगेगा। बट अगर मैं बाकी शेप्स बोलूं, जैसे एमरल्ड होता है, तो एमरल्ड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो अगर किसी की ईयरलोब्स, ये वाला जो पार्ट होता है, अगर वो राउंड में है, तो वो सूट नहीं करेगा उसको, क्योंकि वो ऐसे ना यहाँ पे आएगा और साइड में खाली खाली दिखेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा एमरल्ड। और वही मैं अगर आपको बोलूंगी राउंड, तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, और जिसके लॉन्ग होंगे उस पे भी राउंड सेंटर में सेट हो जाएगा, तो भी अच्छा लगेगा। तो अदर शेप्स जो है ना बाद में आती है, पहले राउंड लेना चाहिए। इफ यू ऑलरेडी हैव अ राउंड, देन आई सजेस्ट यू कि आप एक्सपेरिमेंट करो, एंड उसके लिए आप ट्राई करो, आप शोरूम आओ हमारे पास, हार्ट, पियर, ओवल, एमरल्ड, कुशन, प्रिंसेस, सारी शेप्स आपको ट्राई कराएंगे। कोई नंबर है एक एग्जैक्ट की इतने शेप्स आते हैं डायमंड्स के? देखो, इनफैक्ट अब तो मैं लैब ग्रोन में बोलूंगी तो शेप्स लिमिटेड ही नहीं रही है, हमारे पास हेक्सागन भी है, विच इज अ मॉडिफाइड डायमंड, नेचुरली अकरिंग नहीं है, इसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके बनाया है। बहुत सारे डायमंड शेप्स होते हैं। हाँ, अब ये तो मुझे भी देखना है। हाँ जरूर, आप आओ, डायमंड लीफ आओ, हम आपको दिखाएंगे। और अगर हम कलर की बात करें तो कलर जैसे अगर मैं नेचुरल में बोलूं, जैसे नेचुरल डायमंड्स ही पहनते आए थे अभी तक, तो उसमें क्या होता है ना, EF कलर्स जो होते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ऑनेस्टली उतना वर्थ इट नहीं है, यूजुअली उसमें नहीं जाते लोग। F में भी, एंड अदरवाइज GH। ओके, GH कलर जो होता है नेकेड आई से हमें वो येलो नहीं दिखता है, और मैं ये नहीं कहूंगी व्हाइट भी दिखता है, बट नेचुरल दिखता है अच्छा, जैसे मैंने भी पहना हुआ है, तो ये FG कलर में आता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, आपको अच्छा लगता है, क्लीन लगता है पीस। एंड अगर मैं लैब ग्रोन में बोलूंगी तो पर्सनली मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मैं E कलर प्रेफर नहीं कर रही, जबकि मेरे को E की कॉस्टिंग, F की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम आएगी। GH थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है, बट एट पार होता है, सिमिलर रहेगा, बट फिर भी मैं GH अपने आप के लिए GH लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने नेचुरल डायमंड ही पहना हुआ है मेंटली। जैसे मैं कुछ भी अगर लैब ग्रोन में भी अगर EF पहनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है तो बहुत ज्यादा शाइनी लग रहा है। अच्छा, क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस अभी तक नेचुरल डायमंड ज्वेलरी की रही है, जिसके अंदर हम GH कलर ज्यादा यूज करते आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि नेचुरल लगना चाहिए, सिंपल लगना चाहिए, इन द आई ना लगे, एकदम चमकता हुआ ना लगे। बट फिर मैं बोलूंगी कुछ सेगमेंट ऐसे भी हैं जो हमेशा से नेचुरल में भी F पहनते थे, EF पहनते थे, और हम लोग बनाते भी हैं। अच्छा, फैंसी डायमंड्स की हम ज्वेलरी है, राउंड की हमारे आप नेकलेस सेट्स देखोगे तो हमारे पास वो FG कलर में आते हैं।
ओके, कुछ कुछ EF में भी आएंगे, बट वो सेगमेंट बहुत कम है जो ऐसा पहनता है। तो ओवर शाइनी है शायद, इस वजह से लोग कम प्रेफर और करते हैं। नेचुरल में बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो ऐसे बहुत कम सेगमेंट है जो इस कलर क्लैरिटी में, मतलब अच्छे कलर में, EF बेटर कलर में, नेचुरल में भी लेते आ रहे थे, तो उनके लिए एक्सेप्टेंस ज्यादा इजी है लैब अगर ग्रोन हम की। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो नेचुरल डायमंड है, अगर हम उसके FG सेगमेंट की बात करें और लैब ग्रोन के FG सेगमेंट की बात करें, तो कितना प्राइस का डिफरेंस आता है? अगर आप FG बोलोगे तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं 1/10 भी नहीं बोलूंगी जो हम लोग लैब ग्रोन में और नेचुरल को कंपेयर करते हुए आ रहे हैं। बिकॉज आप अगर देखोगे, आपको लैब ग्रोन जो डायमंड होगा, मैं अगर बिल्कुल अगर वैसे बोलूँ आपको, तो 25-30,000 पर कैरेट से आराम से स्टार्ट हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कलर एंड क्लैरिटी, साइज, थोड़ा साइज भी मैटर करता है, 1 कैरेट है कि 2 कैरेट्स है। एंड वहीं अगर FG कलर में नेचुरल में लेने जाऊंगी तो 5 or 6 lakhs और मोर पर कैरेट। तो दैट इज इवन लेस देन द 10th पार्ट ऑफ इट। एंड सिर्फ कलर नहीं, अब इसके अंदर अब मैं VS ले रही हूँ, SI ले रही हूँ, बिकॉज नेचुरल में हल्का सा भी पैरामीटर चेंज होता है, प्राइस में चेंज आता है। तो SI का अलग होगा, VS का प्राइस अलग होगा, ऐसे करके। तो ये तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है ना किसी के लिए, कि अगर कोई सोच रहा है मैं 5 लाख का नेचुरल डायमंड लूं, उससे बेटर तो आप 50,000 का लैब ग्रोन डायमंड ले लो और बाकी तो घूम लो यार, उस पैसों को इन्वेस्ट कर दो कहीं पे। एग्जैक्टली, मैं तो ये बोलती ही यही हूँ। और जो यूथ सोच रही है, जैसे आपने अभी बोला, एग्जैक्टली यही बोलते हैं हमारे कस्टमर्स जो हमारे पास शोरूम पे आते हैं, बिकॉज हमारे पास नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों है, तो हमारे पास वो आके दोनों चीजें समझते हैं एंड खुद डिसाइड कर पाते हैं। मोस्टली लैब ग्रोन प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि जब मैं 5 लाख वाली बात जो आपने बोली, 50,000 का लैब ग्रोन ले रहा हूँ, 4.5 लाख में गोल्ड ले सकता हूँ, या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कहीं और, इन्वेस्ट कर दो। कितनी सारी चीजें हैं आजकल इन्वेस्टमेंट में, हर कोई। हाँ, तो इसलिए लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकली आज की जो यूथ है वो प्रैक्टिकल सोच रही है और वो लैब ग्रोन की तरफ शिफ्ट हो रही है, कि जब मुझे लुक एंड फील सेम मिल रहा है तो वाई पे एक्स्ट्रा। एब्सोल्युटली, मैं तो खुद अगर मुझे कोई बैठ के कंपैरिजन करने को होगा तो मैं यही बोलूंगी कि ठीक है, मैं तो लैब ग्रोन ले रही हूँ, बाकी पैसे तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी। ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। बस ये है कि जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं, अभी तक मैं नेचुरल ही लेती आ रही थी, नेचुरल ही पहनती आ रही थी, तो मुझे कभी बार हिचकिचाहट हो जाती है कि यार क्या करूं, लैब ग्रोन लूं थोड़े से पैसे बचाने के लिए कि नहीं करूं। क्यों होती है? वही तो कंफ्यूजन है, ये दिल का मामला है। दिमाग कहता है लैब ग्रोन लो, दिल कहता है यार नेचुरल ही ले लेते हैं क्या, तो बड़ा मुश्किल है। अभी तक मैंने लिया नहीं है, बट डेफिनेटली मैं लूंगी अपना शौक पूरे करने के लिए। अलग अलग आप 5 लाख में कितनी चीजें बनवा सकते हो, रिंग भी ले लोगे, ब्रेसलेट भी ले लोगे, और आप इयररिंग्स भी आ जाएंगे आपके, है ना, और वही वहां पे बच जाएंगे पैसे, मुझे लगता है। वो आप आके पता चलेगा, आप आओ हमारे पास, हाँ वैसे डिजाइन दिखाएंगे, जल्दी आऊंगी। लेकिन पता है ये ना, जो मुझे डिफरेंस लगता है, मुझे लगता है कि ना, एक तो पहली बात, हम लोग बचपन से वो नेचुरल डायमंड्स देखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो रेयर डायमंड्स की ना क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। और दूसरा, हमें लगता है कि वो प्रीमियम चीज है, शायद मुझे लगता है ये हमारा ना, ये थोड़ा इंडियन माइंडसेट है कि वो ना प्रीमियम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इंडियंस को देखें ना, तो उनको लगता है जो चीज महंगी है ना वो बेटर है। ठीक है, तो शायद अभी इस माइंडसेट को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है। देखो, मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, डायमंड्स एक लग्जरी है। तो कोई भी मुझसे बाय बैक या कुछ भी उसकी रीसेल पूछता है ना, तो मैं कहती हूँ क्यों सोचते हो, जब आप कोच, MK, LV, किसी की भी गुच्ची के बैग्स लेने जाते हो, बेल्ट्स लेने जाते हो, तो आप उनसे पूछते हो इसका बायबैक क्या है? हाँ, बिल्कुल नहीं पूछते आप। होगी उसकी भी रीसेल वैल्यू होती होगी, सेकंड हैंड एंड एवरीथिंग, बट व्हाई? और कितनी आपने कुछ ऐसी चीज ली है, प्रीमियम चीज ली है, आपने उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ली नहीं है, आपने उसको अपने शो ऑफ के लिए या फिर ऐसी चीज में ली है, तो आप उसको फ्लॉन्ट करो, तो डायमंड से फ्लॉन्ट करो। मैं तो एग्जैक्टली, एंड दिस इज द रियल टाइम, जब लैब ग्रोन अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो दिस इज द रियल टाइम टू बाय एंड फ्लॉन्ट इट ऑफ। राइट। और मुझे हमेशा से लगता है कि जब आप ज्वेलरी ले रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप ना उस शौक से ले रहे हो कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये पहनना है, इट्स ब्यूटीफुल, वो एक फीलिंग होती है। ठीक है, तो आप उसको रीसेल करने का उसी टाइम सोच कैसे लेते हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आई थिंक वो, क्योंकि अभी तक हम लोग ना ज्वेलरी पास डाउन करते थे जनरेशन टू जनरेशन, इसमें हम गोल्ड ज्वेलरी, थोड़ी बहुत डायमंड ज्वेलरी भी देते थे, तो वो हमेशा से जो फीमेल्स होती थी ना, वो एज इन्वेस्टमेंट पर्पज समझती थी कि हमारे पास जो ज्वेलरी हमारे पीहर ने दी है, हमारे ससुराल वालों ने दी है, हमें गिफ्ट मिला है, तो ये हमारा एक एसेट है,
तो कहीं ना कहीं एसेट के वजह से उसको मॉनेटरी टर्म ज्यादा दी हुई है कि कभी जरूरत पड़ने पे मुझे ये ज्वेलरी अगर बेचनी पड़ी तो वो मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए काम आएगी। तो इसलिए उसके लिए इतना ना थोड़ा सा थॉट्स आ जाते हैं कि क्या इसका बायबैक है, क्या इसकी रीसेल है, मुझे क्या मिलेगा। डायमंड्स जो होते हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स शाइनी है। तो क्या वो जो शाइन जो है वो डायमंड्स की वो हमेशा वैसी ही रहती है, सेम? मैं दो चीज पे बात करूंगी, एक आपने अनब्रेकेबल बोला और एक शाइनी बोला। तो हम डायमंड की जो हार्डनेस लेवल है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो अनब्रेकेबल है, बिकॉज अलग कई बार क्या होता है ना, अगर हमारे से ये डायमंड मैंने पहना हुआ है, ये नेचुरल डायमंड है, अगर ये बहुत फोर्स से किसी चीज के साथ टकराएगा गलत एंगल पे, ये भी ब्रेक हो सकता है। बट ये इतना स्ट्रांग है इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये बहुत हार्ड है एंड एवरीथिंग, इसलिए वो अनब्रेकेबल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर डायमंड पहना हुआ है तो आप ये सोचो कि ये रॉक सॉलिड है, इसको कुछ नहीं होगा। केयर इक्वली करनी पड़ती है। और जब शाइन की बात आती है, डायमंड की शाइन हमेशा वो ही रहेगी। बट क्या होता है, कई बार हम लोग उसे लोशन लगाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, घर में काम करते करते जल्दी से एक बार कुछ होता है ना कि जल्दी से किचन में गए, चला दी कढ़ाई चला दी तो चीटा आ गया, तो कई बार वो ना रेजिड्यू रह जाता है डायमंड पे। तो वो जो लेयर उस पे डायमंड पे बन जाती है उसकी वजह से उसकी शाइन कम हो जाती है। तो जिस तरह आप उसको केयर करनी है, एटलीस्ट अगर आप घर पे आए हो तो पहले रिमूव कर दो ज्वेलरी, फिर आप अपने घर के काम करो। और घर से बाहर निकलने से पहले अगर आपको लोशन भी लगाना है तो पहले लोशन लगाओ फिर ज्वेलरी पहनो। ओके। एंड वंस इन अ वाइल आपको थोड़ी सी क्लीन कर लेना चाहिए। घर पे भी आपके होते हैं हैक्स होते हैं, वार्म वाटर में थोड़ा शैम्पू डाल के आप उनको सोक कर सकते हो। हल्के से जेंटल टूथब्रश से आप उसको ब्रश ऑफ कर सकते हो, जो भी अगर आपका रेजिड्यू होगा वो निकल जाएगा। अदरवाइज ज्वेलरी शोरूम से आप जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वेलरी क्लीन हो सकती है, जिसमें आपका कोई गोल्ड कुछ नहीं खराब होगा और बिल्कुल नया जैसा लगता है। फिर आपका जितना भी रेजिड्यू होगा, जितना भी डर्ट होगी जो एक्यूमुलेटेड होती है डेली पहनने की वजह से, वो क्लीन हो जाती है, वो नया जैसा लगने लगेगा ना। तो डायमंड की शाइन नहीं, हमारी ही केयर होती है कि हम लोग उसका कितना ध्यान रख रहे हैं कि वो अपनी शाइन मेंटेन कर सके। हाँ, मतलब डायमंड तो वैसे का वैसा ही, डायमंड वैसा ही रहेगा। जब लोग डायमंड ज्वेलरी लेने जाते हैं तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? मतलब अगर हम टॉप 3 मिस्टेक्स की बात करें तो देखो, पहले अगर आप डायमंड ज्वेलरी लेने जा रहे हो, बिकॉज अब नेचुरल लैब ग्रोन दोनों आ गया है, तो मैं दोनों के पर्सपेक्टिव में ही बात करूंगी कि आप पहले डिसाइड करो कि आप क्या लेने जा रहे हो, आपका कितना बजट है। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगी आप सॉलिटेयर लेने जा रहे हो, तो आप सॉलिटेयर में नेचुरल ही लेना चाहते हो, क्या आप इतना स्पेंड करने को रेडी हो, या आपको लैब ग्रोन चलेगा? तो अगर आप नेचुरल लेना चाहते हो, सॉलिटेयर इतना स्पेंड करने को रेडी हो, तो उसकी सर्टिफाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्टिफाइड डायमंड लो, IGI या फिर GIA। कोई भी और कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगी किसी कंपनी का, जो अपने सर्टिफिकेट देती है कि हम कह रहे हैं कि ये डायमंड ये है, उस पर ट्रस्ट नहीं करना। IGI या फिर GIA, ये 2 ब्रांड्स हैं जिनके टेस्टिंग लैब्स होती हैं जो सर्टिफाइड प्रोवाइड करती है। तो आप इन्हीं के आप सर्टिफिकेट पे ट्रस्ट कर सकते हो। ओके। तो अब आप जब डायमंड ज्वेलरी लेने जाते हो, एक दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेकिंग चार्जेस की आ रही है। मैं ओवरऑल ज्वेलरी के लिए बता रही हूँ ये वाली मिस्टेक कि मेकिंग चार्जेस का आजकल ना बहुत मैं कहूंगी एक स्कैम सा चल रहा है कि हमारी 0% मेकिंग चार्जेस है या 5% मेकिंग चार्जेस है। देखो, जैसे हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हमारी कुछ एक्सपेंस है जो हमें लगने ही लगने हैं एक ज्वेलरी को बनाने में, जो मोस्टली 10% ऑफ द गोल्ड रेट होता है। ओके। तो मेकिंग चार्जेस आपके ये फिक्स हो गया है कि गोल्ड रेट का 10% लग रहा है। तो अगर मैं आपसे 5% चार्ज कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, जो बाकी 5% है मैं कहीं और तो एडजस्ट करूंगी, वो मे बी वो डायमंड में या कुछ भी। राइट। कुछ ब्रांड्स अपने ज्वेलरी वाले क्या होते हैं ना, टैगिंग भी गलत करते हैं, लिखेंगे कि इतना डायमंड है बट उतना होता नहीं, उससे कम होता है, तो वहां वो कमा लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, ज्वेलरी में ना आपको बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट, और आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको ना सही चीज मिले। और छोटी छोटी जगह जैसे मेकिंग चार्जेस में, इन चीजों में आप पैसे बचाने के चक्कर में ना कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हो। तो इसलिए ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर किसी को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम इनको ट्रस्ट कर सकते हैं, या कैसे जो सामने वाला जो हमें बता रहा है वो गलत है या सही है, कैसे पता चलेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह की चीजें, सर्टिफिकेशन, IGI या फिर GIA सर्टिफिकेशन लो आप, ताकि आपको पता होगा व्हाट यू आर पेइंग फॉर, एग्जैक्टली क्या चीज है। उसमें मेंशन्ड होगा सर्टिफिकेट में, क्या ये नेचुरल डायमंड है या लैब ग्रोन है। लैब ग्रोन है तो क्या ये HPHT है या फिर CBD है, सारी चीजों की डिटेल रहती है, ठीक है। और दूसरा, मैं आपको जो मेकिंग चार्जेस बता रही हूँ कि ये रियलिस्टिक ऑन द ग्राउंड, अगर मेरा कुछ एक्सपेंस पड़ रहा है, जो आपको बताया 10%, जो मेरी लेबर में से ले ही रही है,
उसमें वेस्टेज आती है मेकिंग के अंदर, सारी चीजें हैं, तो ये कॉस्ट मेरी है। अगर इससे कम में आपको कहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो कमा रहे हैं एक्स्ट्रा आपसे। हाँ. तो वो आपको, मैं बेवकूफ नहीं बोलना चाहूंगी, बट आपको गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, गलत ठीक से गाइड हाँ. नहीं कर रहे हैं और अपना बस सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कम कर देते हैं वहां बढ़ा देंगे, हमारा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मैंने तो पता है इनफैक्ट मतलब कई शोरूम्स पे ऐसा भी देखा है कि लोग जो है गोल्ड का ही प्राइस जो है ना वो बढ़ा के बता देते हैं, एंड देन दे विल स्टार्ट टेलिंग कि ये जो गोल्ड है ना ये मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री से आया है, हम लोग वहां से मंगवाते हैं इसलिए इसका प्राइस एक्स्ट्रा है। वो रेगुलेटरी प्राइस के हिसाब से चल ही नहीं रहे होते। सो विच आई थिंक इज अनदर वे ऑफ डूइंग अ फ्रॉड। बट गोल्ड में एक चीज और है, जो होता है गोल्ड का एक रेट होता है प्लस 3% GST होता है उस पर। तो काफी कंपनीज या तो अगर बेस रेट पे दे रही है आपको एंड ओवरऑल फिर बाद में 3% GST लगा रही है, देन इट्स फाइन। कुछ कंपनीज ये भी करती हैं कि वो GST पहले इंक्लूड करके गोल्ड रेट बता देती है, फिर डायमंड मेकिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर फिर फाइनल बिल में 3% GST और ऐड कर देते हैं। हाँ, दैट डिफरेंस तो मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है। और कोई कोई क्या करता है, आपको गोल्ड रेट बोलेगा कि हमारे यहाँ पे गोल्ड रेट ये है, बट वो एक्चुअली 24 कैरेट का नहीं बताते, वो 22 कैरेट का गोल्ड रेट बता रहे होते हैं आपको मिसगाइड करने के लिए, ताकि आप दूसरे ज्वेलर पे ना जाओ जो कि आपको 24 कैरेट का रेट बता रहा होता है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे इश्यूज हैं, स्कैम्स हैं। हाँ. जो मैं चाहती हूँ कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए, एंड फिर वो ज्वेलरी परचेज करें। अभी तक का कोई सबसे बड़ा स्कैम कौन सा सुना आपने इस इंडस्ट्री में? देखो, वैसे तो ज्वेलरी किट्टी स्कैम है। क्या है ये? मैं किसी का अगेन नाम नहीं लूंगी, बट जैसे किट्टी स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स ले लेते हैं, एंड बिफोर मैच्योरिटी वॉश ऑफ, इट जस्ट रन अवे, या नो एग्जिस्टेंस। तो आपने इतने महीनों की किट्टी इकट्ठी करी है, कहीं पे आपने पे किया है, अगर आप कहीं पे कर रहे हो, ज्वेलरी सेविंग स्कीम्स नाम से भी करते हैं इसको, ज्वेलरी किट्टी नहीं बोलते, बट तो कोई एक रेपुटेबल आप कहीं पे कर रहे हो जहाँ पे आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा बस पैसा इकट्ठा हो रहा है rather than किट्टी। अब वो मत सोचो कि आप किट्टी डाल रहे हो, तो बस आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है, आप कहीं डाल रहे हो, बट एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्टेड ज्वेलर पे रैंडमली किसी की भी किट्टी में या फिर किसी भी ऐसी स्कीम के अंदर आप मत इन्वेस्ट करो जस्ट बिकॉज इसकी स्कीम थोड़ी सी बेटर लग रही है आपको। बट दिस इज सो स्ट्रेंज, लोग ऐसा भी कर रहे हैं। स्कैम्स ऑन एवरी लेवल, इन एवरी सेगमेंट, इन एवरी इंडस्ट्री। माय गॉड। लेकिन लोग सोचो, आप जब कोई ज्वेलरी के लिए पैसे दे रहा है तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच के करता है कि चलो मैं 1 साल में इतनी ज्वेलरी बनाऊंगा, मतलब एक लॉन्ग टर्म में उसका इतना प्राइस हो जाएगा। वो तो सारा ही मतलब एकदम विजन खत्म हो गया बंदे का। ट्रू। लोगों को बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, बहुत ज्यादा। ओके, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ज्यादा क्या प्रेफर करते हो, नेचुरल डायमंड्स या लैब ग्रोन डायमंड्स? अगर मैं सॉलिटेयर्स की बात करूं, बिकॉज इतना ह्यूज डिफरेंस आ गया है, इट्स इन लैक्स, नॉट इवन थाउजेंड्स, तो मैं कहूंगी लैब ग्रोन ले लो, शौक पूरा करो, क्यों लाखों में खर्च करना है। आप राउंड भी ले लोगे, हार्ट भी ले लोगे, ओवल भी ले सकते हो, एमरल्ड भी ले सकते हो, तब भी आपके पैसे बच जाएंगे। सारी शेप्स आप ट्राई कर सकते हो, है ना। एंड नेचुरल डायमंड्स में जब हम छोटे डायमंड्स की बात करते हैं, तो छोटे डायमंड्स की ज्वेलरी जो हम लेते हैं, तो अगर हम एक ही आइटम लेना है, सपोज एक रिंग ही लेनी है मुझे, तो उसमें नेचुरल और लैब ग्रोन में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अगर 5-10 हजार रुपए का फर्क आ रहा है, तो फिर मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका बजट बहुत रिस्ट्रिक्टिव नहीं है तो आप नेचुरल डायमंड्स ले लो। बट अगर आप मल्टीपल चीजें ले रहे हो, रिंग भी चाहिए, ब्रेसलेट भी चाहिए, इयररिंग्स भी चाहिए, नेकलेस भी लेना है, लाइक ब्राइडल ज्वेलरी हो सकती है ना, या शादी के टाइम पे क्या होता है ना, गिफ्टिंग में भी देनी होती है कितनी सारी चीजें, तो आपको लैब ग्रोन वहाँ पे ज्यादा सेविंग्स देगा ओवर द नंबर ऑफ आइटम्स जो आप बिल करवाओगे ना, तो वहां पे आपको लैक्स में वहां पे भी सेविंग हो सकती है। So I believe you prefer lab grown diamonds more for solitaires. Still little bit थोड़ा सा है ना ट्विस्ट है। हाँ, ओके। अभी तक की डायमंड लीफ की जो जर्नी है वो क्या रही, मतलब कहाँ से शुरू हुआ और अभी आगे के क्या प्लान्स है, थोड़ा उस पे आप हमें बताओ क्या है। ये मेरे हस्बैंड से ही स्टार्ट हुआ, रोहित मुरारका उनका नाम है, तो उनका ऑलरेडी एक बिजनेस है, फर्म नेम है मुरारका सॉलिटेयर्स। तो वो B2B करते थे हमेशा से, ज्वेलरी भी बनाते हैं, सॉलिटेयर्स में भी डील करते हैं, सब चीजें हैं। बट जैसे जैसे लैब ग्रोन मार्केट में आने लगा, एक्सेप्टेंस भी आ रही थी धीरे धीरे, तो उनको लगा कि एक ऐसी जगह चाहिए मुझे जहाँ पे मैं कस्टमर्स को गाइड भी कर सकूं,
तो उन्होंने क्या डिसाइड करा अपना शोरूम खोलने का, जहाँ पे वो नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों रखें। ओके। ये नहीं कि हम लोग नेचुरल को प्रमोट कर रहे हैं या लैब ग्रोन को प्रमोट कर रहे हैं। हम किसी का भी ये नहीं कहते ये बेटर है या वो बेटर है। आपकी पॉकेट और आप ही डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपके लिए बेटर है। तो हम चाहते हैं हम आपको गाइड कर सके, चीजों को समझा सके, सामने रख के दोनों चीजों को, क्योंकि जब आप विजुअली देखोगे उन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब एज ए ट्रेन जेमोलॉजिस्ट जो सर्टिफाइड होगा, जो डायमंड्स को पहचान सकता है, वो भी नहीं बता सकता कौन सा नेचुरल है कौन सा लैब ग्रोन है। खाली टेस्टिंग लैब्स ही बता पाती है। तो इनफैक्ट आप हमारे शोरूम पर जब भी आओगे हम आपको दिखाएंगे कि हमने स्पेसिफिकली नेचुरल डायमंड्स को व्हाइट टैग में कर रखा है और लैब ग्रोन को ब्लू टैग्स में कर रखा है। अदरवाइज अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी कौन सा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम कस्टमर को समझाते जा रहे हैं, सामने दिखाते जा रहे हैं, वो बेटर डिसीजन ले पा रहे हैं। तो इस विजन से स्टार्ट किया था। बस ये हमारी वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी 2 years बैक, और फिर बाद में मैंने ज्वाइन करा उनको एंड मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो अगर हम यूएसपी की बात करें कि क्योंकि आपने बोला भी कि एक ट्रस्टेड ब्रांड के पास जाओ, ट्रस्टेड ज्वेलर के पास जाओ, तो उस यूएसपी में अगर हम पूछें कि डायमंड लीफ की यूएसपी क्या है तो वो क्या होगी? डायमंड लीफ की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि हम लोग पहले कस्टमर को एजुकेट करना चाहते हैं। हम लोग को खाली सेल का नहीं पड़ा, वी वांट टू बिल्ड अ लॉन्गर रिलेशनशिप। उसके लिए ट्रस्ट मैटर करता है। जब आपको लगेगा कि मैं सारी चीजें आपको एक डायमंड ज्वेलरी के बारे में ब्रेक डाउन करके सब चीजें समझा रही हूँ और आपका डिसीजन आपके हाथ में है, मैं आप मेरी तरफ से कोई पुश नहीं मिल रहा है, तो आपको वैसे ही ट्रस्ट आएगा। आई वांट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, राइट। एंड एक ही शोरूम के अंदर आपको दोनों चीजें जब साइड बाय साइड दिखती हैं, क्योंकि बाकी ब्रांड्स आपको या तो अगर से एक कंपनी अगर दे भी रही है आपको नेचुरल और लैब ग्रोन, तो वो दोनों सेम रूफ के अंदर नहीं दे रही। उनके दो अलग अलग ब्रांड्स हैं, वो अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारे पास आप आओ, हमारे शोरूम पे जब एंटर करोगे तो आपको दोनों मिलेगा, आप वहीं पे डिसीजन ऑन द स्पॉट दे सकते हो कि मुझे क्या बेटर लग रहा है। तो वो हमारा यूएसपी है, वैरायटी। यस, नेचुरल एंड लैब ग्रोन अंडर द सेम रूफ, दैट्स आवर यूएसपी। ग्रेट ग्रेट। तो आकांक्षा, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया। कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल हो गया है। देखो, वैसे तो डायमंड्स पे अभी बहुत कुछ बात करना बाकी है, बट क्योंकि अभी विमेंस डे आ रहा है एंड मुझे लगता है कि एक ऐसा ओकेजन है जब ऑलमोस्ट हर महिला जो है ना, हमारी हर फीमेल वो डिजर्व करती है एक अच्छा सा डायमंड, चाहे वो लैब ग्रोन हो, चाहे वो नेचुरल डायमंड हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या हम इस पॉडकास्ट के थ्रू उन लोगों को कोई ऑफर दे सकते हैं जो विमेंस डे पे आपके साथ आपके पास शॉपिंग के लिए आ रहे हो और ये पॉडकास्ट देख चुके हो, तो उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट या कुछ मिल सकता है? देखो, अगर आपके पॉडकास्ट की व्यूअर्स की बात कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली लैब ग्रोन में तो आपको एक ऑफर दे पाऊंगी। वी कैन गिव यू अ फ्लैट 21,000 per carat फॉर लैब ग्रोन। नाइस। एंड जो जितना बिगर टिकट साइज होगा, जितना बिगर बिल होगा, क्या पता और डिस्काउंट मिल जाए आपको। बट दैट्स ओनली फॉर योर व्यूअर्स। तो आपको फॉलो करना जरूरी है, मेरा पेज भी फॉलो करना जरूरी है, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। ग्रेट ग्रेट। तो लोगों का तो फायदा हो गया इसके बाद। एक छोटा सा रिव्यू कि यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि मैं कोई पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे नेचुरली बस बात करूँ, जैसे एवरीडे हम लोग बात करते हैं कैजुअली, और स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ी। जो अच्छा लगा, जो सही लगा वही बोला, जो दिल से आया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जल्दी मिलेंगे दोबारा। डन। लड़कियां रिजेक्ट कर देती है बिना डायमंड के आजकल। यार, लड़का जरूरी है, डायमंड जरूरी है। मेरे को इस हरकत पे हंसी आ जाती है, मतलब जब भरत सर के साथ भी यही हो रहा था। अच्छा, हमें मतलब काम एंड कंपोज, मुझे अपने बार-बार देखना चाहिए। आपको यहाँ पे मिरर लगाना चाहिए था, नहीं तो मैं मिरर को देखती रहूंगी क्या? हाँ, फिर आप वहीं देखते रहोगे, इधर देखोगे नहीं। अच्छा, मैं बाल ठीक करने के लिए वहाँ कोई लड़का बैठा हो ना तो चल जाएगा मिरर, लड़कियों के आगे नहीं चलेगा। अब पता नहीं ना बाल ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मैं बता दूंगी फिर आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं हम और भी ऐसे गेस्ट आपके लिए लाते रहें, तो अभी हमारे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को सब्सक्राइब कर लीजिए
और हमारा दूसरा चैनल आरुषि विद क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे हम लोग इन पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स को अपलोड करते रहते हैं।